गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 9th का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का जो चैप्टर मैटर और सराउंडिंग जिसका था आपको बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार, उसकी क्लासेस अब हो जाएंगी स्टार्ट। आज ये पहली क्लास है मैटर और सराउंडिंग की, जहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि आज की इस क्लास में हमारी बातचीत होगी मैटर इन आवर सराउंडिंग के पूरे कॉन्सेप्ट पर। यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या है, क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे पढ़ा जाए, कितने टॉपिक हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी आज की क्लास में। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक छोटा सा सवाल पहले हम आपको बता दें। छोटा सा सवाल का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे दिमाग में ये चलता है कि क्या हम ये ऑनलाइन क्लास पढ़ करके इस टॉपिक को अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप श्योरिटी के साथ ये एज्यूम करिए कि आप इस टॉपिक को आप अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ करके बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैटर इन और सराउंडिंग या फिर जो भी चैप्टर्स आपके सेशन के इस क्लास में स्टार्ट हो रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स की जो क्लासेज आपको मिलेंगी वो आपको देखने में ऑनलाइन लगेंगी, लेकिन पूरा का पूरा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन की तरफ से रहेगा। यानी कि ऑनलाइन को ऑफलाइन जैसा बनाने का एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा आपके लिए किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और मन लगा करके पढ़ेंगे। तो चलिए, आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, 9th में तो बेटा साइंस का पूरा सिलेबस है, और हमने आपको इसके पहले क्लास 9th और 10th की जो न्यू सेशन की वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने आपको डिटेल में बता भी दिया था। अब हमें ये डिस्कस करना है ये जो मैटर इन आवर सराउंडिंग ये चैप्टर है, ये चैप्टर फर्स्ट है किसका? साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, यानी कि केमिस्ट्री वाले पार्ट का पहला चैप्टर। यानी कि आप कहते हो साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें हम पढ़ते हैं 4 चैप्टर। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, और थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और फोर्थ चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि यहां लिखा है सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए ये आप आसानी से, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, क्योंकि हर बोर्ड में अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। सीबीएसई और यूपी बोर्ड में तो जो एनसीईआरटी की बुक आपकी चल रही है उस एनसीईआरटी के बुक में जो कॉन्सेप्ट है मैटर को लेकर के वो वही है जो सीबीएसई में है, जो यूपी में है। घबराने का कोई विषय नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस बनाए रखें, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि आपको समझाना और आपको समझ में आए ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन समझाने की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर इन और सराउंडिंग। मैटर इन और सराउंडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आप आसानी से उसे पढ़ सकें। मैटर और सराउंडिंग का जो पोर्शन है इस पर जरा गौर करते हैं, क्या क्या बातें हमें डिस्कस करनी है। देखो, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमें यह पढ़ना होता है कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कितने टॉपिक हैं, किस टॉपिक में कितना समय लगेगा, कैसे सर आप हमें पढ़ाएंगे, क्या बात आप हमें समझाएंगे, क्या जो आप हमें पढ़ाएंगे जो समझाएंगे वो हमें समझ में आएगा कि नहीं, क्या बहुत टफ है क्या? नहीं, इन टफ नहीं है, इन सभी विषयों पर बातचीत हमें आज की क्लास में करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि आज की इस क्लास का जो अगला टॉपिक है वह ये है कि हमारे यहाँ ये जो मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर है इसमें कितने टॉपिक हैं और उसको कैसे पढ़ना है। जैसे कि आप बोर्ड पर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें हमें बात करना है। जो स्क्रीन यहाँ हमारे सामने है, अगर हम इस स्क्रीन की बात आपको समझाएं तो हम क्या पढ़ेंगे जरा सुनिएगा। इसी स्क्रीन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जो हमारे यहाँ चैप्टर है अगर उसको हम आपको समझाते हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जरा गौर करिएगा। यानी कि हमारा टॉपिक है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ मैटर जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हमने कहा ये चैप्टर का नाम हो गया। देखो, सबसे पहले एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? मैटर क्या होता है।
एक क्वेश्चन। यानी कि अगर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैटर, पहला क्वेश्चन आता है कि मैटर क्या है। सुनना, अगर हम कहते हैं मैटर क्या है तो हम पढ़ते हैं उसके बारे में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मैटर के अंदर मास और वेट दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। फिर इन दोनों में रिलेशन की बात हम तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि मास और वेट में क्या रिलेशन है। ध्यान से सुनिए, एक एक पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं ये सारा हम एक एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेज में। थर्ड के बाद फोर्थ जो टॉपिक आएगा बेटा, पहले तो हमने पढ़ा मैटर क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, मास वाट वेट में रिलेशन क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आता है कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर, यानी हम कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। यानी अगला टॉपिक हमारा बनता है कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बात तो सर समझ में आ रही है आपकी जो आप समझाना चाह रहे हैं। हम कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है बेटे कि अगर मैटर स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर के बना है तो इसका कोई एविडेंस है क्या, कोई प्रूफ है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर। यानी कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से एविडेंस हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स पाए जाते हैं मैटर के अंदर। अब इसमें हमें क्या करना है, एविडेंस के अंतर्गत बेटा हम दो बात पढ़ेंगे, एक हमारा होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ब्राउनियन मोशन। यानी कि डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, ये दो टॉपिक यहां पर डिस्कस होगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे तो अगली बात होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैटर है। यानी कि ये तो अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, ये तो बात सही है। दो यहां पर हमने टॉपिक डिस्कस किए, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन का जिक्र किया कि इन दोनों के माध्यम से हम आपको ये बता देंगे कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन बेटे सवाल ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, अगर हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात करें तो अगर कोई मैटर है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैटर है। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वो शो करेगा तब ना हम बताएंगे क्यों मैटर है। जैसे कहीं आग लग जाए तो हम देखते हैं कि आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर आने लगती है, एम्बुलेंस आ रही है, लोग भाग रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धुआं निकल रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि आग लग गई है। वही कहानी यहाँ पर भी हमें डिस्कस करनी है पांचवें टॉपिक में बेटा, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब यहाँ मैटर बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लगातार मूव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है उनके एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मैटर की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर के अंतर्गत अगली बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी फेज या स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि मैटर के अंदर फिर हमारे पास सवाल होगा कि अगर कोई भी हमें मैटर दिया जाए तो उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्या पार्टिकल बहुत पास पास है, क्या थोड़े दूर दूर हैं, क्या बहुत दूर दूर हैं। इस अरेंजमेंट के बेसिस पर हम मैटर को फिर क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, मेन तो तीन स्टेट होती है जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये तीन स्टेट और हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। जब हम प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट का डिस्कशन करेंगे किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब जरा सुनना, फिर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है उसके बेसिस पर हम क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कैसे, जैसे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम मान लो स्टेट्स ऑफ मैटर को अरेंज करना चाहें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी सबसे ज्यादा होती है, इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। साथ ही हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि अगर फोर्स किसी में ज्यादा है तो स्पेस क्या होगा, कम होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह की तमाम बातें हम इस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत करेंगे। सिक्स्थ के बाद जो हमारा सेवंथ टॉपिक आएगा बेटा, उस सेवंथ टॉपिक के बारे में हम आपको बताएं तो सेवंथ टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे जरा सुनिएगा। अब इस सिक्स्थ के बाद जो सेवंथ टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक के बारे में जरा सुनिए।
हम कहेंगे कि अगली बात हम पढ़ेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बच्चे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर हमें सॉलिड दे दिया जाए, लिक्विड दे दिया जाए, गैस दे दिया जाए, तो सॉलिड को लिक्विड में कैसे ले जाएंगे, लिक्विड को गैस में कैसे ले जाएंगे, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो प्रोसेस हम पढ़ते थे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, फ्यूजन, इस तरह के तमाम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी को हीट करेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, कैसे स्पेस बढ़ेगा, फ्लूइडिटी कैसे होगी, रिजिडिटी कैसे होगी, इलास्टिसिटी कैसे होगी, प्लास्टिसिटी कैसे होगी, कंप्रेसिबिलिटी कैसे होगी, डेंसिटी कैसे होगी। इस तरह के तमाम टॉपिक्स के बारे में हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसी में छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे सबलाइम क्या होता है, सब्लिमेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये सारी बात हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 7th के बाद फिर 8th टॉपिक में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो 8th टॉपिक हमारे यहां है जिसका नाम है लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट हम पढ़ेंगे। लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा हिंदी में कहते हैं, यानी कि छिपी हुई हीट, यानी जो पता न चले। तो लेटेंट हीट क्या होती है, यानी कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसमें अगर सॉलिड होता है तो जब तक वो चेंज नहीं होता तब तक क्या होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ये शायद आप समझ ना पाए हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक बीकर ले लो, उसमें पानी भर दो, उसके बाद उसमें बर्फ डाल दो। तो बेटा बर्फ जब डाल दोगे तो आप उसको गर्म करने के लिए रख दो तो बर्फ पिघलती जाती है, लेकिन पानी गर्म नहीं होता है। तो इसका मतलब जो हीट दे रहे थे वो कहां गई, बर्फ को पिघलाने में गई। तो यही लेटेंट हीट कहलाती है। तो इसका पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हम लोग लेटेंट हीट में पढ़ेंगे। अब लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। वो दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसकी यूनिट पढ़ेंगे। ये लेटेंट हीट में हम लोग पढ़ लेंगे। 8th के बाद जो 9th टॉपिक इसमें आएगा बेटा वो क्या है, जरा उसको समझिए। 9th टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया कि व्हाट इज टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर के बारे में सुना होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। तो अगला टॉपिक हमारा 9th वाला क्या हो जाएगा, हम टेम्परेचर का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेचर की यूनिट पढ़ेंगे, केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसमें रिलेशन हम क्या करेंगे, जज करेंगे कौन कौन से रिलेशन उसके अंदर मौजूद हैं, और उस पर बेस्ड फिर हम जैसे 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में। इस प्रकार से हम टेम्परेचर में जो यूनिट्स हैं उनका हम क्या करेंगे, चेंज देखेंगे। ये 9th टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में कि इवेपोरेशन क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बॉइलिंग पढ़ा, वेपराइजेशन पढ़ा कि किसी को अगर लिक्विड को हीट करके गैस में कन्वर्ट करते हो तो वो बॉइलिंग है या वेपराइजेशन है। सेम टू सेम बात बेटा फिर हम 10th टॉपिक में पढ़ेंगे, इवेपोरेशन क्या होता है और कैसे पाया जाता है। इवेपोरेशन के बाद फिर हम कहेंगे अगले टॉपिक में 10th के बाद 11 टॉपिक्स होगा हमारा, वह होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बाद जो अगला विषय होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ये जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन के क्या क्या एप्लीकेशन होंगे ये भी हमें डिस्कस करना है। तो कुल में इवेपोरेशन होता क्या है कि बॉइलिंग जो होती है वो 100 डिग्री पर होती है। बॉइलिंग से कम टेम्परेचर पर अगर कोई चीज वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो वह इवेपोरेशन कहलाता है ना। तो इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे विंड स्पीड होगी तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, है ना, हवा तेज चलेगी। धूप ज्यादा होगी तो भी कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, फैला के रखा जाएगा तो भी कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और हम कहते हैं अगर ठंडी का महीना होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स की बात होती है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जहां पर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करेंगे कि इवेपोरेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे होता है। ये हमारे टोटल टॉपिक्स हो गए जो हमारे इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। अब हम एक एक टॉपिक करके नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो छोटा
सा वीडियो हमने आपको अपलोड इसलिए किया है आज की, कि जिससे कि कम से कम आप ये जान पाए कि हमें पढ़ना कितना है, यानी कि इस चैप्टर में हमें कितनी नॉलेज मिलने वाली है। बहुत जानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा बेटा। लेकिन लापरवाही नहीं करना, हमारे साथ बने रहो, हम पे भरोसा करके देखो, अगर रिजल्ट न बना दिया तो कहना, ठीक है। अब इस पर भरोसा करिए और ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। अब एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैटर का, मास वेट का, रिलेशन का, सब पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब एक छोटा सा सवाल हमारे जहन में फिर आता है कि सर हम कैसे पढ़ाई करेंगे तो हम इसमें अच्छा कर पाएंगे। देखिए, जो आपकी बुक है, आपके यहाँ कौन सी बुक चल रही है? एनसीईआरटी चल रही है ना। तो एनसीईआरटी चल रही है, उसके साथ आप एक रेफरेंस बुक कोई ले लीजिए, ठीक है। आप लखमीर सिंह, मंजीत कौर की एस चांद पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, या कोई भी आप एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो ले लीजिए। रेफरेंस बुक जो हम चांद पब्लिकेशन की बता रहे हैं वो लेने के लिए इसलिए हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें जो कंटेंट है बेटा वो थोड़ा सरल है। उसको जब आप पढ़ोगे ना तो उसको रीड करने पर आप खुद समझ पाओगे कि हाँ ये कहना चाह रहा है। इसलिए आपको मतलब लैंग्वेज जो इंग्लिश उसमें लिखी गई है वो थोड़ा सरल है, तो आप जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, एक प्लस पॉइंट। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उस बुक में ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो एक पार्ट जैसे खत्म होता है तो उसके बाद लगभग आपको 70 से 80 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस मिलेगी। यानी कि 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिस पर आप वर्क कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना ही हमारे लिए सबसे बेहद जरूरी है। अब समझना यह है कि सर एनसीईआरटी बुक का क्या करेंगे फिर। अगर हम एनसीईआरटी बुक लिए हैं तो उसका क्या करेंगे बेटा? जैसे जो कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी क्या है कि इसको आपने पढ़ लिया, आप अपने रेफरेंस बुक से पढ़ा, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लिया, ठीक है। पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो अभी आपको आदत नहीं है, तो थोड़ा सा क्या होगा, हो सकता है प्रेशर पड़े आपके माइंड पर, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहती है। तो हम आपको सजेस्ट ये करेंगे कि पहले इसको आप जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसके बाद जब बुक से पढ़ेंगे रेफरेंस से तो आपको बिल्कुल क्लियर वही समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये तो सर ने पढ़ाया था, ये भी क्लियर होता जा रहा है। फिर आप उसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिए, तो एनसीईआरटी की भी लाइन और उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस में डालोगे तभी आगे चल के बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी की आप लैंग्वेज पढ़िए, उसमें कुछ क्वेश्चंस बीच में जैसे ऐसे बॉक्स बना करके दिए रहते हैं, उसको भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। जो एक्टिविटी दी गई है उसको छोड़ दीजिए, वो एक्टिविटी हम कराएंगे, आप उसमें निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो एक्टिविटी का पोर्शन है उसको आपको छोड़ देना है। अब हमें करना क्या है कि पहली चीज, जैसे मान लो 2-3 टॉपिक 4 हो गए, अब हमारे एस चांद पब्लिकेशन वाली बुक में क्या है कि पीछे मान लो 70 से 80 क्वेश्चन दिए गए, तब आप उसको धीरे धीरे करके लगा डालो 2-3 दिन में, ठीक है। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज करोगे, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे और एक्टिविटी का पार्ट डिस्कस करोगे। तो ये सब हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। यानी कि आपको अपने यूट्यूब चैनल से अब कोई शिकायत का मौका नहीं है, वैसे भी कोई शिकायत आज तक नहीं थी। तो आज की जो लेक्चर हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप पढ़ोगे, हमारे साथ में लग करके मेहनत करोगे, तो आपकी नॉलेज तो बढ़िया होगी ही होगी, और साथ ही साथ अब बहुत फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बैच है, ठीक है, ये नए सेशन का पूरा क्लास है। और लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होने में कितने दिन लग जाएगा? लगभग देख लो बेटा, 12 टॉपिक हैं इसमें, तो 12 क्लास की बात आप मान लो, 12 से 15 क्लास लगेगी। तो 12 क्लास में हम लोग 12 क्लास के आसपास हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, और 12 क्लास के बाद जो 3 क्लास बचेगी उसमें इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चन, और एस चांद में जो क्वेश्चंस होंगे कुछ डाउट वाले या फिर जो थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार से हम पूरा का पूरा पोर्शन कवर करके चलेंगे। एक दिन में एक्टिविटी भी करा देंगे, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम सेकंड चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। आपको इसके पहले दिखा दिया कि केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो हम पढ़ रहे थे उसको इसी तरह से पढ़ना है। उम्मीदन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लास 9th की ये जो क्लास आपके सामने पढ़ाई जा रही है या दिखाई जा रही है, इसका मेन मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छा कर सके, ठीक है। तो क्लास 9th के इस पोर्शन में जो भी बातें आपको बताई गई, उम्मीदन आपको ये बढ़िया समझ में आ जानी चाहिए।
क्लियर हो जाना चाहिए। घबराने का कोई विषय नहीं, हम हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे, मन लगा करके पढ़ाएंगे, मन लगा करके पढ़ना है, वीडियो को शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करें, लगातार देखें, पेन कॉपी ले करके बैठें, ऐसा नहीं कि बीच में आप इधर उधर करने लगे, नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ें, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी और लास्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चले जाते हैं। देखिए कुछ बातें आपके लिए लिखी गई हैं स्लाइड पर, ठीक है। जो स्लाइड पे बातें लिखी गई हैं अगर वो आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बात क्यों लिखी गई? कहा गया जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। क्या लिखा है? जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। अगली बात लिखा, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो बेटे इसका मतलब अब करना पड़ेगा और ये जो बातें आपके लिए लिखी गई ये मोटिवेशनल थॉट्स है, इस पर वर्क करें। अगर ये बात बताई गई तो कुछ न कुछ रीजन होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास वाज ओवर। थैंक यू।